हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज़ का पहला लेक्चर हमारा वो है स्ट्रेस के ऊपर, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। तो अब इसमें होगा क्या, हम दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला तो हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में हम एमसीक्यूज़ के लिए कैसे उन चीज़ों को याद करें, कुछ ट्रिक्स बना के, कुछ कॉम्बिनेशंस बना के, जो आपको ईजिली याद रहे। ठीक है। एग्जाम में होता यह है कि जो इजी क्वेश्चन है उनमें हम गलत करके आते हैं और आप कहते हैं कि मुझे ये तो बहुत अच्छे से आता था लेकिन फिर भी मैंने गलत कर दिया। रीज़न उसका यही है कि आप दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं और उसके बाद में आप गलत ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनाएंगे जो आपको क्वेश्चन ही जो है वो खुद अपने आंसर तक पहुंचाएगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होगा, वो हमें बस हमारे कॉम्बिनेशंस कुछ इस तरह के होंगे जो हमें उस आंसर तक लेके जाएंगे। अब स्ट्रेस की बात करें तो देखिए, जैसे लाइफ में भी अगर आप देखें तो स्ट्रेस होता है, उसकी कोई वजह होती है, बेवजह स्ट्रेस नहीं होता। हो सकता है कोई बाहरी दबाव हो आपके ऊपर, अभी जैसे आपके ऊपर जॉब का दबाव है, फिर आपके ऊपर शादी का दबाव होगा। इस तरह के जो बाहर के दबाव आते हैं बाहरी दुनिया के, उनकी वजह से आपके दिमाग में कुछ चिंताएं जनरेट हो जाती हैं, कुछ सोच विचार उत्पन्न हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होने लगता है। ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही मटेरियल के केस में होता है कि अगर कोई मटेरियल है, उसके ऊपर आपने लोड लगा दिया, तो उस लोड को वो रजिस्ट करेगा, और उसको रजिस्ट करेगा तो उसके ऊपर स्ट्रेस जनरेट हो जाएंगे। जैसे कि ये कोई आपका ब्लॉक है जो रखा हुआ है, इसके ऊपर अपना आपने फोर्स लगा दिया इस तरह से, ये फोर्स है आपका पी। ठीक है। अब देखो, अगर ये कुछ इस तरह से होता, मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरह से है। एक केस ये है जिसमें भी आपने लोड लगा दिया पी, और एक केस आपका ये है जिस पे आपने लोड लगा दिया पी। ठीक है। तीन केस हो गए, इसको मैंने नंबरिंग दे देता हूँ। इसको मैंने दे दिया 1, इसको दे दिया 2, और इसको दे दिया 3। तीन केस हमारे हो गए। अब देखो, जो पहला केस है उसमें आपने लोड लगा दिया ऊपर से, यानी कि सरफेस के पैरेलल में, सरफेस के परपेंडिकुलर में, यानी कि लंबवत। तो ये किस तरह का फोर्स हो गया, ये हो गया आपका नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है। तो पहला केस कौन सा हो गया, ये सिस्टम हमारे लिए थोड़ा सा नया है तो इसको हमें हैबिचुअल होने में टाइम लगेगा। ठीक है। तो इसकी थोड़ी दिन आदत पड़ जाएगी। तो ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस। इसके बाद में ये जो बात करें अपन दूसरा स्ट्रेस, ये कैसा लग रहा है, पैरेलल टू द सरफेस। ये देखिए यहाँ पे, ये जो सरफेस है इसके पैरेलल में आप लगा रहे हो, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, शियर स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस। और ये जो तीसरा केस है, क्या यहाँ पे कोई स्ट्रेस जनरेट होगा, तो यहाँ पे कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि अगर बाहरी दुनिया ने आपके दिमाग में कोई दबाव डाला ही नहीं, तो आपको स्ट्रेस होगा किस बात का, नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। इस केस में क्या था कि इसको रेजिस्टेंस दिया जा रहा था नीचे की सरफेस से कि ये मूव नहीं कर सकती है। अब जब ये मूव नहीं कर सकती है, ओके, तो रद्दी वाला भी आ गया है। इसकी टाइमिंग हमेशा मेरे लेक्चर के टाइम ही होती है। इस केस में देखो, सेकंड केस में, इसमें क्या था कि ये इस तरह से मूव करना चाहता है, लेकिन ये जो सरफेस है ये इसको कुछ ना कुछ फ्रिक्शन की वजह से रोकेगी, रोकेगी तो इसमें स्ट्रेसेस जनरेट होंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसको दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये इसको ऐसे दबाने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ भी स्ट्रेसेस आ गए। यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस आ गए, यहाँ पे शेयर स्ट्रेस आ गए। लेकिन यहाँ पे इसको रोकने वाला कौन है, अगर इसको धक्का मारा इस तरफ कि राइट तरफ सरक जा, तो ये इस तरह से इधर मूव कर जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो यहाँ पे स्ट्रेस जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, यही समझने वाली बात है कि कोई ना कोई रोकने वाला होना चाहिए, तभी आपको स्ट्रेस जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये तो हुई समझने के हिसाब से। एक चीज़ यहाँ पे और आप समझ सकते हैं, देखिए, जो स्ट्रेस का फॉर्मूला आप देखेंगे वो होता है सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए। ठीक है, ये आपने पढ़ा है। तो जनरली कोई पूछता है हमसे तो हम कह देते हैं स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा फोर्स पता नहीं, कौन सा एरिया पता नहीं। ठीक है। तो देखिए, जो पी है आपका वो फोर्स है, लेकिन कौन सा फोर्स है, जब आपने बाहर से लोड लगाया पी, तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ स्ट्रेसेस जनरेट होंगे पूरी सरफेस के ऊपर इस तरह से। ठीक है। इनका जो सबका मिला के टोटल अमाउंट होगा वो होगा पी, इस एक्सटर्नल लोड के बराबर। अब न्यूमेरिकली इन दोनों की वैल्यू सेम हो गई है, इसलिए यहाँ पे आपने डायरेक्ट लिख देते हैं पी, बिना इस चीज़ को बताए कि ये पी कौन सा है। क्योंकि आपको लगता है कि ये भी अगर 10 है, बाहर से अगर आपने 10 का लोड लगा दिया, 10 किलो न्यूटन का, तो रेजिस्टेंस भी कितना आ जाएगा, ये भी 10 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल तो दोनों सेम है, तो यहाँ पे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम 10 अपॉन एरिया कर देंगे सीधा सीधा। ठीक है। तो एक्चुअली में जो पी है वो होता है कौन सा, ये वाला इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। इंटरनल रजिस्टिव फोर्सेज होते हैं
वो यहाँ पे ये होता है, लेकिन हम लिख देते हैं इसको P। दूसरी बात करें एरिया की, तो एरिया कौन सा है, जिस सरफेस के आपने लोड लगाया है उस सरफेस का क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी कि अगर मैंने P लगाया है इस ब्लॉक के ऊपर इस सरफेस पे, तो ये सरफेस कुछ इस तरह से होगी पीछे, तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला, इसको हम बोलेंगे एरिया। ये है ए, और ये जो एरिया है वो आपका डिनोमिनेटर में आता है। तो इस तरह से ये आपका फॉर्मूला बनता है। ये तो बात हो गई फॉर्मूले की। अब बात करते हैं अगर डेफिनेशन आ जाती है एमसीक्यू में तो क्या करेंगे। तो देखो डेफिनेशन में कैसे भी आ सकता है, आपको आ सकता है लोड अपॉन एरिया, आपको आ सकता है फोर्स अपॉन एरिया, आपको आ सकता है इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, इस तरह से भी आ सकता है। तो जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है स्ट्रेस की वो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस इंड्यूस्ड ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि हुआ क्या कि ये जो पी था आपका जनरेट हुआ था किसकी वजह से, इस एक्सटर्नल पी की वजह से। अब न्यूमेरिकली दोनों बराबर हैं इसलिए यहाँ पे पी लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब डेफिनेशन की बात आ जाएगी तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। तो अगर आपके पास में इस तरह से तीन क्वेश्चंस आ जाते हैं या तीन ऑप्शंस आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपका जो सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा या सबसे एक्यूरेट होगा वो होगा इंटरनल रजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आप इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ना कि लोड और फोर्स वाले पे। ठीक है, तो ये तब काम आएगा जब आपका क्वेश्चन लैंग्वेज की फॉर्म में आता है। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है, आपने पढ़ा भी होगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफर्ड अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं इनकी यूनिट पे। तो दो तरह की यूनिट है जनरली आपने पढ़ी होगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर में, और इसी को हम बोल देते हैं मेगा पास्कल में। ठीक है, ये दो यूनिट होती हैं, इनका कन्वर्जन भी आपको पता होना चाहिए। देखिए मेगा पास्कल, मेगा का मतलब होता है 10⁶। ठीक है, ये होता है 6, ये मेगा पास्कल होता है। तो इसको पास्कल में बदल सकते हो आप आराम से, इंटू 10⁶ करके। इधर न्यूटन पर mm स्क्वायर है, mm को आप मीटर में बदल सकते हो, सेंटीमीटर में बदल सकते हो, न्यूटन को आप किलोमीटर में बदल सकते हो। तो ये सब बेसिक चीज़ें तो आपको आती होंगी। न्यूटन को किलोमीटर में बदलना है तो 10⁻⁻4 कर दोगे तो वो बदल जाएगा किलो न्यूटन में। ठीक है, mm स्क्वायर को बदलना है मीटर स्क्वायर में तो 10 क्या कर दोगे, -6 कर दोगे, ये बदल जाएगा। mm स्क्वायर को बदलना है सेंटीमीटर स्क्वायर में तो 10⁻⁻4 कर दोगे तो ये बदल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये बेसिक से कन्वर्जन है जो आपको याद करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। दूसरा जो चीज़ आती है वो आती है, पहले हम इसको रब कर देते हैं, कहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड का इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चंस का जो लेवल है ना वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता जा रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पढ़ाई भी उस तरीके से करनी पड़ेगी। जो चीज़ें याद करने की है वो तो याद करवा दूंगा मैं, लेकिन जो समझने की हैं वो तो समझनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस हैं वो ईएस के लेवल के उठाने लगे हैं। इसलिए आपको भी उसी लेवल में जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप उस लेवल में पढ़ेंगे तब तो एग्ज़ाम क्लियर होगा, वरना वही एक एक दो मार्क्स से हम रहते रहेंगे और उससे कुछ भी हमें हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो रबर है ये भी बहुत छोटा है इसलिए हमें एक एक लाइन को मिटाना पड़ रहा है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट हमारे पास में फ़िलहाल तो अवेलेबल है नहीं है, ये ऐप हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढ के निकाला है। ठीक है, तो इस मार्कर पे आ जाते हैं वापस से, और हमारा जो स्ट्रेस मिट गया है इसको हम लिख देते हैं स्ट्रेस। अब स्ट्रेस दो तरीके के हो सकते हैं, टेंसाइल या कंप्रेसिव है। तो ये तो आपको पता ही है, अगर टेंसाइल फोर्स लगाओगे तो टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा, कंप्रेसिव फोर्स लगा दोगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, उसके बाद में आ जाओ कि टाइप्स। टाइप्स की अगर बात करें तो सबसे पहला जो आपका आता है, जो इम्पोर्टेंट टाइप है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, और इसी को हम बोल देते हैं क्या, नॉमिनल स्ट्रेस। दूसरा जो एक टाइप आता है वो आता है आपका ट्रू स्ट्रेस, और इसी को हम बोल देते हैं एक्चुअल स्ट्रेस। ये चार नाम है जो आपको याद करने हैं। अब कैसे होगा देखिए, मैं इसका तरीका आपको बता देता हूँ। कन्फ्यूजन होगा एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा कि इंजीनियरिंग है इसका और दूसरा नाम क्या है, चार ऑप्शन आपको दे देगा, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। उसके लिए देखिए ट्रिक है हमारे पास में, इंजीनियरिंग के शुरू के दो वर्ड उठा लो, ई और एन। तो ई से बन गया इंजीनियरिंग और एन से बन गया आपका नॉमिनल। सिंपल है। ठीक है, ई एन उठाया, एन से बन गया नॉमिनल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंजीनियरिंग और नॉमिनल दोनों एक ही हैं। राइट। फिर बात करें ट्रू की और एक्चुअल की, तो ट्रू का मतलब होता है क्या, असली। ठीक है, असल में जो है, और एक्चुअल का मतलब भी क्या होता है, जो असली है। तो यहाँ से तो दोनों का मतलब सेम लग रहा है, तो इसमें कन्फ्यूजन के चांसेस बहुत ही कम है।
यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि ई एन उठाइए, एन का मतलब नॉमिनल, ई का मतलब इंजीनियरिंग, मतलब कि इंजीनियरिंग और नॉमिनल दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसके फॉर्मूले पे। देखिए जो इंजीनियरिंग का फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अलग होता है। सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए नॉट, और यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो आता है सिग्मा अपॉन में पी, इसको आप कह सकते हैं एक्चुअल, या फिर इसको आप फाइनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब कन्फ्यूज़न कब होगा, जब आप एक्चुअल को समझेंगे कि अरे एक्चुअल की बात हो रही है, इसका मतलब है कि ये ओरिजिनल एरिया की बात कर रहा होगा। लेकिन इसको भी याद करने की ट्रिक है हमारे पास में, ताकि कन्फ्यूज़न ज़ीरो हो जाए। तो बात करते हैं पहले कि इंजीनियरिंग अगर आपके पास में आ गया तो आपको ये तो पता है कि इंजीनियरिंग और नॉमिनल एक है, ट्रिक बता दी। उसके बाद में यहाँ पे फॉर्मूले की बात करें तो नॉमिनल को उठा लो। पहला वर्ड हो गया एन, एन का मतलब नॉमिनल, और यहाँ पे आ गया ओ, ओ का मतलब हो गया हमारे पास में ओरिजिनल। तो यहाँ से आ जाएगा ओरिजिनल यानी कि ओ। तो ये हो जाएगा आपका फुल फॉर्म, अगर इसकी मैं बताऊँ आपको तो ये हो जाएगा ओरिजिनल। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई शायद, तो ये ओरिजिनल है, ORIGINIAL। ठीक है, ओरिजिनल ये हो जाएगा। तो ट्रिक क्या बनी, इंजीनियरिंग से पकड़ा हमने एन, एन से पकड़ा नॉमिनल, एन ओ उठाया, एन से बना नॉमिनल, ओ से बन गया ओरिजिनल, और ये ओरिजिनल है ए नोट। ए नोट में जो है ए नोट वो एक्चुअली में ए ओरिजिनल है। ये क्लियर हो गया। दूसरा आ जाओ एक्चुअल पे, तो यहाँ से आपको पता है कि ट्रू और एक्चुअल सेम है, तो ए सी एक्चुअल उठाया, यहाँ पे ये एक्चुअल आ गया। अब चूंकि ये ओरिजिनल है, ए नोट है, इनिशियल एरिया है, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल एरिया। इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके भी समझाऊं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये एक आपका ब्लॉक है, इस पर आपने लोड लगाया तो ये कुछ इस तरह से हो गया, इसकी लंबाई बढ़ गई और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कम हो गया। ठीक है, ये बाद में इतना सा ही रह गया। ठीक है, और लेंथ इसकी बढ़ गई, तो ये जो है वो एक्स्ट्रा लेंथ इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये इसकी पूरी कहानी है। तो एमसीक्यू में आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी, आप कन्फ्यूजन होंगे तब कि आपको ओरिजिनल कैसे निकालना है, नॉमिनल इंजीनियरिंग कैसे निकालना है, वो सारी ट्रिक्स मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद में जो चीज़ बच रही है आपकी, वो ये बच रही है, अगर थोड़ा सा अच्छे लेवल का एग्ज़ाम हुआ तो इसमें क्या हो सकता है, इसको पहले हम मिटा देते हैं, फिर से हमें मिटाना पड़ेगा इसको। जो थोड़े से अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होगा वो आपसे कुछ लेवल जो है वो ऊपर करके क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उस लेवल के लिए आपको थोड़ी सी तैयारी भी आपकी उस लेवल की करनी पड़ेगी। तो वो कंसेप्ट आपके ये हो सकते हैं कि किस केस में तो ट्रू स्ट्रेस ज़्यादा होगा, किस केस में नॉमिनल स्ट्रेस ज़्यादा होगा। उसके लिए सिंपल सी आपको एक मैं बता देता हूँ तरीका। देखिए, जो एरिया आपका एक्चुअल है, इसको आप फाइनल भी कह सकते हैं, वो हो जाएगा एरिया ओरिजिनल प्लस माइनस डेल्टा ए, एरिया में कितना चेंज हुआ। तो अगर आपने कंप्रेसिव फोर्स लगाया, मान लो कि एक ब्लॉक है रबर का, उसको आपने दबाया तो बीच से वो फूल जाएगा, फूल जाएगा तो एरिया आपका बढ़ जाएगा। तो कंप्रेसिव फोर्स अगर आप लगाते हो तो आपका एरिया एक्चुअल जो है वो ज़्यादा होगा। अगर आप टेंसाइल फोर्स लगाते हो तो लंबाई बढ़ जाएगी लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, जैसे कि आपने रबर को खींचा तो वो पतला हो जाता है और लंबा हो जाता है। तो टेंसाइल जो अगर आपने लोड लगाया तो ये फाइनल एरिया कम हो जाएगा, एक्चुअल एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल को ही फाइनल कह देंगे, और ओ का मतलब ओरिजिनल है, इसको हम इनिशियल भी कह सकते हैं। राइट। तो अगर देखो आपने जो लोड लगाया वो टेंसाइल है, टेंसाइल है तो फॉर्मूला क्या था हमारा, सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन में एरिया। ठीक है, ए नॉट और पी अपॉन में एरिया एक्चुअल। तो अब देखो आपने लोड लगाया कौन सा, टेंसाइल, टेंसाइल लगाया तो ए नोट था, ए नोट से माइनस काम आएगा, माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि डिनोमिनेटर की वैल्यू कम हो गई। अब चूंकि डिनोमिनेटर कम हो गया तो ये जो टोटल फ्रैक्शन था इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये तो सिंपल मैथ है, आपको पता है। ये बढ़ गई तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से, यानी कि इस केस में आपका जो नॉमिनल स्ट्रेस है वो तो कम होगा और ट्रू स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा होगा। राइट। इसका उल्टा कर लो कंप्रेसिव में, अगर कंप्रेसिव लोड लगा रहे हो तो आपका जो फाइनल एरिया है ए एक्चुअल, वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो गई तो नॉमिनल आपका ज़्यादा निकल जाएगा और ट्रू स्ट्रेस जो है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सिंपल सा फंडा है। तो ये बात हो गई आपकी स्ट्रेस की। बाकी जो हैं वो चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, नॉर्मल स्ट्रेस, ये स्ट्रेस, ये सब तो आपको पता है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता है। कन्फ्यूजन होता है इन चीज़ों में जो मैंने बताया, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस, नॉमिनल स्ट्रेस और एक्चुअल स्ट्रेस, कि इनके नेम्स क्या क्या हैं और यूनिट्स में हो सकता है कन्फ्यूजन। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ट्रिक्स मैंने आपको बता दी है।
तो आगे भी हम पढ़ेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो हमारा स्ट्रेन के ऊपर रहेगा। स्ट्रेन के फॉर्मूले के साथ में हम जनरली कंफर्टेबल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्ट्रेस को तो बहुत बार पढ़ा है विद फॉर्मूले, सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए अपने को उतना टफ नहीं लगता है जितना कि स्ट्रेन के फॉर्मूले लगते हैं आपको। जैसे कि स्ट्रेन की अगर बात करें तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, फिर इसमें जब दोनों को मिक्स हम कर देते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन निकालते हैं, तब हमें दिक्कत होती है। तो हम सब कुछ सीखेंगे, कुछ ट्रिक्स की मदद से, कुछ कंसेप्ट को समझने की मदद से। लेकिन कंसेप्ट जो है वो समझने के बाद में भी आपको एमसीक्यू तो तभी क्लियर कर पाओगे जब आप ट्रिक्स बनाओगे। तो ट्रिक्स आपको याद होना ज़रूरी है, उससे आपके काम बहुत आसान हो जाते हैं। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको और ट्रिक्स भी अवेलेबल करवाई जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और रिव्यू आप करते रहें ताकि कुछ इंप्रूवमेंट अगर आपको चाहिए तो वो धीरे धीरे हो जाएगा। अभी फ़िलहाल ये जो लिखने की कोशिश है ये हमारे लिए सॉफ्टवेयर नया है, तो इस पे हाथ अभी बैठा नहीं है उतना। धीरे धीरे हाथ बैठ जाएगा तो राइटिंग और थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है। बाकी कोई अगर डाउट है, कमेंट है, तो आप ज़रूर मुझे लिख के बता दीजिए कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।